हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। आज हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से पढ़ा जाए जिससे हम लोग मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाए। तो द इंग्लिश पॉइंट द सिविल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और देखिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो पहला लेक्चर, जिसका नाम है सामान्य परिचय। तो देखिए मध्य प्रदेश में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या होता है और किस तरीके से हमें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय के अंदर इसके देखेंगे नाम, कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ना उसके क्या क्या नाम है, क्या क्या निक नेम है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश के थोड़ा सा इतिहास को जानेंगे कि भाई हिस्टोरिकल बेस पे अगर देखेंगे मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। इसके बाद हम लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। इसके बाद न्यायिक स्थिति देखेंगे, जुडिशियल देखेंगे, हम लोग यहाँ की कल्चरल स्थिति देखने वाले हैं और इकोनॉमिक स्थिति देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा सामान्य परिचय में मैंने बांट रखा है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन पार्ट से, जहां पर हम लोग मध्य प्रदेश के निकनेम से शुरुआत करेंगे। और हर एक चीज ये आपको दिमाग में रखना है कि ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, इनको देखते हुए हमें अपना इंट्रोडक्शन फेस स्टार्ट करना है और इसी को हमको समझते जाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जुडिशियल की बात करें, अगर आपसे सामान्य परिचय में क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी दो खंडपीठ है, वो कहां पर है। तो ये अंतर्गत एक सामान्य परिचय में तो आ रहा है, पर ये क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, ये जुडिशरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, अभी के कौन सीएम है। ये एक सामान्य परिचय का ही टॉपिक है। कल्चरल से पूछा जा सकता है कोई भी हमारी जो जनजातियां हैं वो किस कहां से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है, ये सब चीजें को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश को गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आपको कि मध्य प्रदेश के नेमिंग की बात करेंगे, नामकरण की बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग किसी का भी इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सबसे पहले क्या होता है, नाम की बात होती है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे मध्य प्रदेश का जो नाम रखा, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा भाई, हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो नाम की शुरुआत यहां से नहीं होती। अगर नाम की शुरुआत करें हम लोग, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और हिस्ट्री में हम लोग कहां चलेंगे, देखिए हिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग कि हिस्ट्री में मध्य प्रदेश के क्या क्या नाम थे, वहीं से हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बात करें पाषाण काल में, पाषाण काल की बात करें, पाषाण काल का मतलब क्या होता है, स्टोन एज। पाषाण काल मतलब स्टोन एज। स्टोन एज में अगर हम लोग मध्य प्रदेश को झांके कि मध्य प्रदेश कैसा था, तो मध्य प्रदेश की 4-5 जगह है वो आप याद रखना। जैसे आपको देखना रायसेन की भीमबेटका। इसके बाद बात करें आदमगढ़, हथनौरा। ये मध्य प्रदेश के उस समय नाम हुआ करते थे। आदमगढ़, भीमबेटका, हथनौरा जैसी जगहें थी पाषाण काल में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें इतिहास में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मध्य प्रदेश का कोई नाम नहीं देखा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास की थी, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं देखी। चलिए फिर अगर हम लोग और बात करें, वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल में मध्य प्रदेश के क्या नाम थे वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में अगर हम लोग मनुस्मृति की बात करें, वहां से हमें पता चलता है जो मध्य प्रदेश था वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच का हिस्सा था। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का हिस्सा था, या इसमें कहा जाता है कि हिमालय से लेकर हिमालय के इस साइड, हिमालय के दक्षिणी हिस्से में एक जगह थी, उसे भैया मध्य प्रदेश बोला जाता था। कब की बात हो रही, याद रखिए हम लोग कहां से चल रहे हैं, हिस्ट्री से चल रहे हैं। नामों को पूरा एक एक नाम हम लोग कवर करेंगे। इतिहास में पाषाण काल से भाई आदि मानव के समय से बात कर रहे हैं। यहाँ पे भीमबेटका, आदमगढ़, हथनौरा जैसे आपको नाम सुनाई देंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल के। फिर वैदिक काल में कहा गया कि भाई हिमालय के दक्षिणी में सतपुड़ा तक के जो क्षेत्र था, विंध्याचल सतपुड़ा का वाला क्षेत्र था, वो मध्य प्रदेश था। फिर बात करते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। अब वैदिक काल जैसे ही खत्म होगा तब आ जाएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल, ये महाजनपद काल क्या है भाई? महाजनपद काल हमारे भारत में 16 महाजनपदें हुआ करती थी। इसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है, जहां से हमें पता चलता है कि हमारे पूरे भारत में 16 महाजनपदें थी, और उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपदें मध्य प्रदेश के वाले हिस्से में स्थित थी। एक का नाम था उज्जैनी नहीं सॉरी, एक का नाम था अवंती और एक का नाम था चेदी। तो ध्यान से समझिए, चेदी और अवंती जो थी महाजनपदें थी मध्य प्रदेश, मतलब इतना पुराना नाम। अगर महाजनपद काल में मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश चेदी और अवंती के नाम से जाना जाता था। अवंती की 2 कैपिटल थी, 2 राजधानियां थी, एक थी उज्जैनी, दूसरा थी महिष्मती। महिष्मती वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानी जाती है, और उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है। चेदी की बात करें, चेदी जो था, चेदी की राजधानी थी सुक्तामती, सुक्तामती या शुक्कमती कहा जाता है। सुक्तामती चेदी की राजधानी थी। ये आज अगर हम लोग देखें महुआ वाला क्षेत्र, जो महुआ वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर चेदी महाजनपद हुआ करती थी। तो ये दोनों महाजनपदें थी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। फिर इसके बाद जैसे ही वैदिक काल खत्म होगा, आपको पता है कि भाई मुगल शासक आ जाएंगे, मुसलमानों का आक्रमण होगा। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता जाएगा। अब हम लोग चलते जब अंग्रेज लोग आ गए, तब जब अंग्रेज मध्य प्रदेश पे आए उस समय मध्य प्रदेश का नाम क्या था? तो भाई अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि पूरे भारत पे राज किया जाए, तो एक ऐसे ही बीच वाले, पूरे भारत की बीच वाला हिस्सा मिल जाए जहां से पूरे भारत पर हम लोग क्या कर पाए, निगरानी रख पाए, प्रोवेंस कर पाए। तो सेंट्रल प्रोवेंस नाम दिया गया, सीपी नाम दिया गया। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोवेंस, सेंट्रल प्रोवेंस नाम था हमारे मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोवेंस। धीरे से बाद में क्या हुआ, एक हैदराबाद की एक रियासत थी जिसका नाम था बरार अंग्रेजों के समय पे। तो सीपी एंड बरार, इस बरार को क्या कर लिया अंग्रेजों ने, अपने अधीन मिला लिया। तो मध्य प्रदेश का नाम हो गया सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार। ये पूरे नाम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल से समझने आएगा। सेंट्रल प्रोवेंस एंड बरार किसका नाम हो गया, मध्य प्रदेश का नाम। चलिए भाई, फिर आगे क्या हुआ, आगे बहुत लंबी कहानी है यार। देखिए आगे और कहानी, देखिए आपको मजा आएगा। जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947, याद रखिएगा 15 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जैसे मध्य भारत, महाकौशल, ठीक है, विंध्य प्रदेश, इतने भागों में इसके नाम थे। देखो कौन कौन से नाम थे, महाकौशल, ठीक है, मध्य भारत, इसके बाद विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, ये हमारे मध्य प्रदेश के नाम थे। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान सभा में चर्चा हुई कि यार इतने सारे पूरे भारत में देसी रियासत है, 576 करीब करीब देसी रियासतें हुआ करती थी। देसी रियासत मतलब एक राजा है, वो अपना राज कर रहा है, तो सबको मिलाना का काम किसे सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आपने पूरी कहानी जानी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम करा, एकीकरण करा, एकता के प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई। तो उन्होंने किस तरीके से 576 देसी रियासतों को भारत में मिलाया, ये कहानी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, पर अभी सुनिए आप। तो हमारी संविधान सभा पर एक बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे इन रियासतों को मिलाया जाए, किस तरीके से क्या काम किया जाए। तो पूरा घटनाक्रम जानने के बाद ये जाना गया कि पूरे भारत को हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बांटेंगे। पार्ट ए में हम लोग वो हिस्से को रखेंगे जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों का इन्वॉल्व है, जहां पर डायरेक्ट अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उन्हें पार्ट ए में रखेंगे। पार्ट बी में हम उन्हें रखेंगे जो बहुत बड़े भाई शासक हैं, जैसे मराठा, जैसे आपके सिंधिया, जैसे होलकर, बड़े बड़े साम्राज्य राजा थे जिनकी तूती बोलती थी उस समय, तो उनको उनके राज्यों को हम पार्ट बी में रखेंगे। और पार्ट सी में हम छोटे छोटे जितने भी देसी रियासत है सबको मिलाकर एक बनाएंगे, उन्होंने पार्ट सी में रखेंगे। और पार्ट डी में हम रखेंगे द्वीप समूह, हमारे द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन्हें हम लोग पार्ट डी में रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में तो कोई द्वीप था नहीं, मध्य प्रदेश में कोई द्वीप था क्या, नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश पार्ट डी नाम की चिड़िया नहीं थी। तो मध्य प्रदेश पार्ट ए, इसके बाद भाई पार्ट
पार्ट बी और पार्ट सी में बढ़ गया। मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बढ़ गया। ये भी मध्य प्रदेश के नाम थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। महाकौशल जो था डायरेक्ट अंग्रेजों का कब्जा था, क्योंकि इसी का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, महाकौशल वाला हिस्सा। तो महाकौशल वाले हिस्से को पार्ट ए में रखा गया, पार्ट बी में सिंधिया, ग्वालियर और होलकरों के इंदौर को रखा गया, और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश को रखा गया। और भोपाल स्टेट एज इट इज था, ये पार्ट सी के हिस्से में ही था, पर इसे अलग से रखा गया। तो ये हमारा मध्य प्रदेश था। पर जब 1 नवंबर 1956 आया, जब हमारे पूरे भारत में भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी, और जब भाषाई आधार पर राज्य बनने लगे, पहला जो आंध्र प्रदेश था भाषाई आधार पर राज्य बना, उसके बाद 1 नवंबर 1956 आया। भैया ध्यान से देखिएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। मतलब 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। इसका मतलब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी था, उसके पहले महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश था, उसके पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, उसके पहले अवंती और चेदी था, उसके पहले अगर हम लोग बात करें हिमालय के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी हिस्सा था, और उसके पहले हथनौरा, आदमगढ़, भीमबेटका, ये पाषाण काल से संबंध रखते हैं। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के नाम है। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जब उन्होंने देखा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश है ना, वो भारत के बीचों बीच में है। जैसे कि पूरे मानव शरीर के बीचों बीच में दिल होता है, हृदय होता है, इसलिए आज से मैं इसे संज्ञा दूंगा हृदय प्रदेश की। तो हृदय प्रदेश बोला किसने, हमारे जवाहरलाल नेहरू चाचा। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग फसलों की बात करें, अगर निकनेम की बात करें, तो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। पूरे भारत के राज्यों में देखें तो सोयाबीन सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। इसको नदियों का मायका कहते हैं भैया, नदियों का मायका। नदियों का मायका क्या होता है, मायका वो जगह होती है जहां पर लड़कियां जो होती पैदा होती, माँ बाप का घर, लड़कियों के माँ बाप का घर, जहां से ओरिजिनेट होती है। तो जितनी भी मैक्सिमम नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। चाहे हम लोग बेतवा नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, ठीक है, चंबल नदी की बात करें, सोन नदी, बैनगंगा नदी, बहुत सारी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भैया टाइगर जो है सबसे ज्यादा है। अब ये जो टाइगर स्टेट है, कभी कभी रहता है, दर्जा मिलता है, कभी नहीं मिलता, क्योंकि 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में और 524 है कर्नाटक में। तो ये दर्जा कभी कभी क्या हो जाता है, एक दो ज्यादा इधर उधर पैदा हो जाएंगे तो हट भी जाता है, पर अभी वर्तमान में याद रखना मध्य प्रदेश क्या है, टाइगर स्टेट भी है। और नामों से जानिए आप, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को। ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को चीजें, इसको आपको ध्यान में रखना, सुनते जाना है। जैसे ही आप सुनोगे ना, आपके दिमाग में चीजें जाएंगी और हर एक चीज आपको याद रहेगी। और बात करें, आपको पता होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी के लोग होते हैं, जनजाति लोग रहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत के लोग मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाब के मिलेंगे, कर्नाटक के, मेघालय के, त्रिपुरा के, ऊपर जम्मू कश्मीर के, सब लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, तो इतने सारे नाम है हमारे मध्य प्रदेश के। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के क्या क्या नाम है। बताइए क्या क्लियर है आपको कंसेप्ट? चलिए, ये सब नाम याद रखना है आपको। शुरुआत हमने नाम से करी, पर कहते हैं ना दोस्तों, जब एक कोई राज होता है, बड़ा जब राज होता है तो राज्य का बंटवारा होता है। तो वो समय था 2000, 1 नवंबर 2000, जिस दिन हमारे मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, पुनर्गठन हुआ हमारे मध्य प्रदेश का। हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये डेट भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ। और अगर हम लोग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, यह है 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, 308, मेरे साथ बोलिए 308, हिंदी में बोलना है, 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर कर दें, इतना क्षेत्रफल है। अब यहां पर भी एक जगह विवाद चलता है यार, हमारा छत्तीसगढ़ को लेकर एक विवाद चलता है, एक छोटी सी घाटी है। कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा 308,245, वो 5 वर्ग किलोमीटर का जो है जगह, 7 वर्ग किलोमीटर की जो जगह है वो विवादित है। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में अगर पहला वाला ऑप्शन में ना मिले तो सेकंड वाला ऑप्शन लगा देना, वो सही निकलेगा। चलिए बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? चीजें समझ नहीं आई? बोले सर व्यवस्थित लिख दे क्या, कहो तो, क्योंकि हौच पौच हो गया।
आइए व्यवस्थित लिखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। नामों की अगर हम लोग शुरू से शुरू करें तो आपको चीजें आसान लगेंगी। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं नेमिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पाषाण काल में। पाषाण काल में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह हुई, तीन ही लिखेंगे, वैसे बहुत सारी हैं। हथनौरा, आदमगढ़ और भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैदिक काल की ना, वैदिक काल में मध्य प्रदेश को हिमालय का दक्षिणी हिस्सा बताया गया। हिमालय के दक्षिण और सतपुड़ा के उत्तर वाला हिस्सा, सतपुड़ा के उत्तर वाला हिस्सा, नॉर्थ, सतपुड़ा जो पर्वत है ना उसके नॉर्थ में, और हिमालय के साउथ में, ठीक है, हिमालय के। वैदिक काल की बात करें हम लोग, पाषाण काल मतलब स्टोन एज। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैदिक काल के बाद आएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल, तो महाजनपद काल का देखिएगा भाई, महाजनपद काल का समय हम लोग बताते हैं आप लोगों को। महाजनपद काल में दो महाजनपदें हुई, एक तो हुई आपकी अवंती और दूसरी हुई आपकी चेदी। अवंती की दो राजधानियां हुई, एक उज्जैनी और दूसरी हुई महिष्मती। महिष्मती वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है और उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा भाई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अंग्रेजों के जमाने में, जब अंग्रेज आए, ठीक है, उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश था वो सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना गया। सेंट्रल प्रोविंस, सीवी, सीपी सॉरी, सेंट्रल प्रोविंस। फिर बाद में अंग्रेजों के समय में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना गया, बरार, ठीक है, ये नाम हुए भाई। ऐसे नेमिंग, नामकरण कह सकते हैं इसको, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बहुत सारे नाम है मध्य प्रदेश के। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिए होंगे। महिष्मती, महेश्वर, उज्जैनी, उज्जैन, अवंती, हिमालय के दक्षिण में। ये वैदिक काल के बाद मनु, महर्षि मनु की स्मृति जो है मनु स्मृति में देखने को मिलता है, ठीक है, मनु स्मृति में आपको देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं अंग्रेजों के बाद हमारा मध्य प्रदेश क्या हुआ। तीन नामों से जाना गया, महाकौशल, महाकौशल, मध्य भारत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक। फिर इसके बाद आजादी के बाद पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से जाना गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और फिर 1 नवंबर 1956 के बाद हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नाम से जाना गया, मध्य प्रदेश, एमपी के नाम से जाना गया। और इसी समय हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम, उन्होंने इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी, हृदय प्रदेश का नाम दिया, ठीक है, हार्ट स्टेट इन्होंने बोला, हृदय प्रदेश। पार्ट ए में वो हिस्से थे जो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन थे। पार्ट बी में बड़े बड़े राजा या राजवंश थे, और यहाँ पे छोटे राजवंश, छोटी रियासतें,
याद रखिएगा, छोटी रियासतें थी। महाकौशल, ये महाकौशल वाला जो क्षेत्र था ना, इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। महाकौशल की राजधानी थी नागपुर थी। मध्य भारत की दो राजधानियां होती हुई, मध्य भारत की दो राजधानियां थी, उज्जैन, सॉरी इंदौर और ग्वालियर। विंध्य प्रदेश की थी रीवा, ये भी मध्य प्रदेश का ही नाम था। अच्छा, डेट की बात करें, ये आफ्टर 15 अगस्त 1947, ठीक है, आजादी के पहले। आजादी के पहले महाकौशल वाला जो हिस्सा था ना, ये महाकौशल जो था ना, वही था सीबी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरात वाला हिस्सा जो था ना, वही महाकौशल के अंतर्गत आता था। डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी तो तक आप एक नाम की तरह इसको याद रखें। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा अपन ने यहाँ पे दे दिया, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो इसको लिख लो, जिससे क्या पहले ही पेज पे आपको चीजें क्लियर हो जाए कि ऐसा ऐसा भी हुआ था। चल आगे बढ़े। इसके बाद यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं, इसे जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं, जनजातीय प्रदेश, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति यही रहती हैं। इसे लघु भारत भी कहते हैं, लघु भारत, स्मॉल इंडिया, ठीक है। लघु भारत कहा जाता है क्योंकि भारत के सभी लोग यहां पर रहते हैं। सोया स्टेट कहा जाता है, इसे सोयाबीन ज्यादा होता है। टाइगर स्टेट कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे नाम है। चलिए नोट करते जाइए और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, तो ये हमने पूरा देख लिया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे मध्य प्रदेश को जानेंगे यार, बहुत गहराई से जानेंगे हम लोग। देखो हमारा मध्य प्रदेश को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं मध्य प्रदेश में। एक होता है कि मध्य प्रदेश जो है वो किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या यूरेशिया का हिस्सा है या अंगारा का हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, एक लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य क्या होता है? भू आवेशित राज्य। ये भू आवेशित क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जिक्र करेंगे। लैंडलॉक स्टेट, एक ऐसा स्टेट, इधर आओ, यहां पे आओ, यहां पे समझ नहीं आएगा, फोटो में देखो कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और मध्य प्रदेश ना तो बंगाल की खाड़ी से मिलता है, ना अरब सागर से मिलता है, ना किसी दूसरे देश से मिलता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाता और समुद्री सीमा भी नहीं बनाता। ऐसे राज्यों को हम लोग कहते हैं भू आवेशित राज्य या लैंडलॉक स्टेट। तो ये जो 5 राज्य आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 5 राज्य जो हैं, ये लैंडलॉक हैं। पूरे भारत में 5 ही ऐसे राज्य हैं, ना तो जो समुद्र से सीमा मिलाते हैं, ना किसी अंतरराष्ट्रीय देश से मिलाते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए, 1 नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है वो है हरियाणा, रेड कलर से। येलो कलर से आपको मध्य प्रदेश नजर आ रहा है। ये आपको ग्रीन कलर से आपको छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये ब्लू कलर से आपको झारखंड नजर आ रहा है और नीचे ये आपको नजर आ रहा है तेलंगाना। तो ऐसे 5 ही स्टेट हैं हमारे भारत के अंदर जो कैसे हैं, भू आवेशित राज्य है या लैंडलॉक स्टेट है। ये आपको याद रखना होगा। चलो, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया आप लोगों को कि हमारा जो भारत मध्य प्रदेश है वो एक गोंडवाना का हिस्सा है। ये गोंडवाना क्या है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। चलो, उसके पहले हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे यहां पर, फिर गोंडवाना की हम लोग बात करेंगे। अब मध्य प्रदेश आप लोग समझ गए कि भाई मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक राज्य है, कंट्री नहीं सॉरी। तो इसके कितने इसमें संभाग हैं? संभाग को डिवीजन बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिवीजन। कितने डिवीजन हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी तहसीलें हैं, हर एक चीज पे हम लोग बात करेंगे, कितने ब्लॉक हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में 10 क्या है? संभाग हैं। 10 क्या है? डिवीजन। टोटल डिवीजन कितने हैं एमपी में? 10 है। ये डिवीजन किस बेस पे बनाए जाते हैं वो समझ लो आप।
जनसंख्या के बेस पर, क्लाइमेट के बेस पर और संसाधनों के बेस पे आधार पर पूरे मध्य प्रदेश को 10 भागों में बांट रखा है। 10 हमारे डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। 10 डिवीजन कौन कौन से हैं। ये देखिए जो येलो वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। या तो आपको ऐसे याद करना है, 5 नाम आपको, सॉरी 4 ऐसे शहर जो हैं जो आपको पता होंगे। 4 शहर कौन कौन से देखिए। एक तो आपको भोपाल पता होता है सभी को। भोपाल कहाँ है? ये देखिए बीचों बीच में भोपाल है, ये हमारी राजधानी है। भोपाल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्वालियर नजर आएगा। फिर भोपाल के इस साइड देखोगे तो जबलपुर नजर आएगा और इधर इंदौर। तो ये 4 जगह तो आपको याद रहती हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो 4 ये हमारे संभाग है, 4 डिवीजन है। तो इन 4 डिवीजन में से याद रखिएगा कि सबसे बड़े मतलब किस बेस पे, जिलों के माध्यम से, क्योंकि हर एक संभाग में बहुत सारे जिले होते हैं। तो जबलपुर जो है इसमें आपको 8 जिले देखने को मिलेंगे। और ये इंदौर है, इंदौर में भी 8 जिले मिलेंगे आपको। ग्वालियर में आपको 5 जिले देखने को मिलेंगे और भोपाल में भी आपको 5 जिले देखने को मिलेंगे। तो जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। अब देखिए इंदौर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो उज्जैन मिलेगा। उज्जैन में आपको 7 जिले देखने को मिलेंगे। ग्वालियर के ऊपर जस्ट आप देखोगे चंबल मिलेगा। चंबल में 3 आपको जिले देखने को मिलेंगे। भोपाल के नीचे नर्मदापुरम है, यहां पर 3 जिले मिलेंगे। भोपाल के बगल में सागर है, भी सागर में आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। यहां पे शहडोल है आखिरी में देखिए शहडोल, शहडोल में आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे। रीवा की बात करें, रीवा में वर्तमान में 4 जिले हैं, पर अभी अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है जिसका नाम है महूगंज, और वो रीवा से ही अलग होकर बनेगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि रीवा में कितने जिले होंगे भैया? 5 जिले होंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 53, जिसमें महूगंज अगर हम लोग ऐड कर ले तो। चलिए, तो आपको ये पूरे के पूरे याद रखना है कि 10 डिवीजन है। कैसे याद करोगे? इसके लिए एक थोड़ी सी फनी सी ट्रिक है, वो आप ट्रिक याद रखिएगा। गौरी की सास, गौरी, गौरी जो होता है ना, गौरी को अपन अपनी बुंदेलखंड में कैसे बोलेंगे? गौरी। गौरी की सास और भौजाई नाच रही है। गौरी की सास और भौजाई नाच रही है, इसको 2-3 बार आप बोलोगे ना, गौरी की सास और भौजाई नाच रहे हैं, तो आपको याद रहेगा। देखिए गौरी में गा से ग्वालियर, उज्जैन और रीवा। गौरी में 3 आ जाएंगे, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा। की साइलेंट है, सास में सागर और शहडोल, और साइलेंट है भौजाई में भोपाल, जबलपुर, इंदौर। नाच में आपका याद रहेगा नर्मदापुरम और चंबल। तो इस प्रकार से आपको 10 संभाग आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका जो है, आप इस मैप को देखो। जितनी बार इस मैप को देखोगे ना आप, उतना आपको दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी और हर एक चीज आपको याद रहेगी। चलिए मेरे साथ बोलिए कि कितने डिवीजन में मध्य प्रदेश को बांट रखा? 10। कौन कौन से हैं? सबसे पहले 4 उन बड़े शहरों की बात करेंगे, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर के ऊपर देखेंगे उज्जैन, भोपाल के ऊपर देखेंगे ग्वालियर, ग्वालियर के ऊपर देखेंगे हम लोग चंबल, भोपाल के नीचे देखेंगे नर्मदापुरम, भोपाल के साइड देखेंगे जबलपुर, और आखिरी में देखेंगे हम लोग शहडोल। और शहडोल के ऊपर या जबलपुर के ऊपर मिलेगा रीवा, और भोपाल के साइड कोने में मिलेगा आपको सागर। तो इस प्रकार हमारे 10 संभाग हो गए। और 10 संभागों में जिले देखो एक बार, सबसे ज्यादा जिले हैं इंदौर और जबलपुर में, 8-8। इंदौर और जबलपुर में 8-8 जिले देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद उज्जैन में 7 देखने को मिलेंगे, फिर सागर में 6 देखने को मिलेंगे, फिर भोपाल और ग्वालियर में 5-5। भोपाल ग्वालियर में 5-5 जिले हैं। चंबल में 3 है, नर्मदापुरम में 3 है, और शहडोल में 3 है। रीवा में अब वर्तमान में कितने हो गए? 5, ठीक है। ये याद रखिएगा। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, गौरी की सास और भौजाई नाच रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए जिले अगर हम लोग बात करें, एक टोटल पूरे जिले आपको नजर आ रहे हैं, कहां कहां पे कौन कौन से जिले हैं। एक बार इस मैप को आपको खुद देखना होगा यार। अगर आपको एमपी जी के अच्छे से समझना है, हर एक चीज आप कंसेप्चुअली समझना चाहते हो, तो एक बार आपको मेहनत करना है कि एक कोरे पेज पर आपको क्या करना होगा, मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा यार। बिना मैप बनाए आप चीजों लर्न नहीं कर सकते। इसको एक बार देखिए, खुद से फील करिए और बनाने का प्रयास करिए। जब आपको मैप बन जाएगा, भले गलत हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए
मैं जिस तरीके से आपको बना के बता रहा हूं वैसा भी आप बना सकते हो। आप रफली नक्शा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सुंदर नहीं बने तो भी चल जाएगा, पर एक इतना ऐसा बन जाए कि जिससे लगे कि हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही सुंदर सा बनाना है, पर करीब करीब ऐसा तो लगे कि यार सर मध्य प्रदेश ही है। आप इस तरीके से ही बनाओगे तो चल जाएगा। ऐसा एक बार मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना। जब नक्शा बनाओ तो उसमें आपको चीजें मेंशन करना है। यहां पर आपको लिखना है भोपाल, क्योंकि यहां पर भोपाल है। फिर यहां पे आपको लिखना है ग्वालियर, आपको समझ नहीं आएगा। यहां पे लिखना है आपको चंबल, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है सागर, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है रीवा, यहां पे आपको लिखना है जबलपुर, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है शहडोल, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे जल्दी से नर्मदापुरम, ठीक है। यहां पे लिखोगे आप लोग जल्दी से उज्जैन, यहां पे लिखोगे इंदौर। अब बताओ जल्दी से हो गए 10? तो कितना टाइम लगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बहुत जल्दी। फिर जल्दी से आप क्या करोगे, कलर ऐसे कलर चेंज करके यहां पे लिखोगे 3 जिले, यहां पे लिखोगे 5 जिले, यहां पे लिखोगे 5, यहां पे लिखोगे 8, यहां पे 6, यहां पे 5, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 8, यहां पे 7। तो इतनी स्पीड से आप लिख दोगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार बनाना, खुद से बनाओगे तो खुद से चीजें आसान हो जाएंगी और आपको चीजें याद रहेंगी। इस प्रकार का मैप तो आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को और गहराई से जानेंगे। चलिए, एक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मध्य प्रदेश है ना भाई, मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना का हिस्सा है। ये गोंडवाना क्या है उसको समझिए। आज से मध्य प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार एवं भूगर्भिक इतिहास के आधार पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है उसको समझ लेते हैं। जो मध्य प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, पठार लिखा है पठार, और भूगर्भिक इतिहास के आधार पर भूगर्भिक इतिहास के आधार पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये आपको समझना है। बोले सर ये गोंडवाना लैंड क्या है उसको बताइए। करोड़ों वर्ष पहले की बात है जब पृथ्वी जो थी वो पूरी की पूरी जुड़ी हुई थी। मतलब ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर एक ही टापू हुआ करता था। ये देखिए मैंने बना दिया। और ये जो पूरा का पूरा जो टापू था, उस पूरे के पूरे टापू का नाम हुआ करता था पेंजिया। इस टापू का नाम था पेंजिया और पूरे में पानी भरा हुआ था। जो पानी भरा हुआ था उसे बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था? पैंथालासा। पैंथालासा। पैंथालासा क्या था? पूरा जो पानी भरा था। करोड़ों वर्ष पहले पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, एक ही टापू था, उस टापू का नाम क्या था? पेंजिया। और पूरे के पूरे पानी का जो नाम था उसका नाम क्या था? पैंथालासा। ये जो जो पेंजिया था ये दो भागों में टूटा। एक भाग था गोंडवाना, दूसरा भाग था आपका लॉरेशिया। लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहा जाता है। तो ये गोंडवाना और लॉरेशिया में टूटा। कौन सा? पेंजिया। पेंजिया क्या था? एक ही टापू था, एक ही आइलैंड था, और बाकी हर जगह क्या देखने को मिलेगा आपको? पानी पानी था। पेंजिया, इसका ग्रीक अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। मतलब पूरी पृथ्वी एक ही टापू था, अलग अलग नहीं थे। वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है, 7 कंटिनेंट है, वो पहले नहीं थे, वो एक ही थे। आइए थोड़ा इमेज में आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें समझने आएंगी। देखिए 225 मिलियन ईयर एगो की बात है। 225 मिलियन ईयर एगो। ये देखो पूरा जो टुकड़ा है ना, ये पूरा का पूरा येलो येलो आपको नजर आ रहा, एक ही था, इसका नाम था पेंजिया। और ये जो येलो येलो नजर आ रहा है वो था पैंथालासा। अब देखिए कुछ समय बाद 150 मिलियन ईयर एगो देखोगे ये दो भागों में टूट गया। यहां पे देखिए दो भागों में आपको नजर आ रहा है, ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना। लॉरेशिया को हिंदी में अंगारा लैंड बोला जाता है, गोंडवाना को गोंडवाना ही बोला जाता है। अब धीरे धीरे देखिए ये जो दो हिस्से और धीरे धीरे दरारें चल रही है, देखिए क्रैक हो रहा है, ये और भी टूटेंगे। और 100 मिलियन ईयर एगो की बात करें, 100 मिलियन ईयर एगो देखिए भाई, ऊपर वाले लॉरेशिया में से आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया अलग हुआ, और नीचे वाले में से देखिए अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग हुए।
इंडिया एक अलग ही टापू था, अलग ही एक क्या था, आइलैंड था। अब धीरे धीरे जो इंडिया आगे बढ़ा और यहां एशिया में जो गैप दिख रहा है यहां पे जाके टकरा जाएगा। और जब ये टक्कर होगी तो किस तरीके से दिखेगा ये देखिएगा। आज वर्तमान में अगर हम लोग देखें, ठीक है, टुडे आज हम लोग अर्थ को देखें, देखिए यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, और एशिया में यहां पर इंडिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, उधर अंटार्कटिका है। तो पहले इंडिया यहां हुआ करता था, आज इंडिया देखो कहां है, यहां है। अब ये यहां से धीरे धीरे खिसक के ऊपर गया और एक विशाल टक्कर हुई, बहुत महा टक्कर हुई। उस टक्कर की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? हिमालय। तो हिमालय जो पर्वत हैं, हिमालय जो माउंटेन है, उनका जो निर्माण हुआ वो इसी तरीके से हुआ। ठीक है, तो हमारा जो भारत है ना, वो किसका हिस्सा था? नीचे वाले गोंडवाना का। भारत के ऊपर आप जाओगे, चाइना की बात करोगे, या ऊपर जो एशिया में जितने भी देश है वो सब के सब लॉरेशिया का हिस्सा है, और हमारा जो भारत है वो गोंडवाना का हिस्सा है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत भूगर्भिक इतिहास के आधार पर, भूगर्भिक इतिहास के आधार पर या प्रायद्वीपीय पठार के आधार पर किसका हिस्सा है? गोंडवाना का हिस्सा है। अब कभी नहीं भूलोगे, अब आपको चीजें याद होंगी, क्लियर होंगी, अगर चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें दुनिया के नक्शे पर बताना है या पृथ्वी पर हमें बताना है कि हमारा मध्य प्रदेश कहां पर है, सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ रहे हैं उसको आपको दिमाग में उतारना है। हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है। उसमें हमने नेमिंग देखी, इसका जन्मदिन मनाया 1 नवंबर 1956, फिर पुनर्गठन हमने बनाया, उसके नाम देख लिए, पुराने इतिहास से लेकर अभी तक के नाम हमने देखे, जितने और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे वो भी हमने देख लिया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कैसी कंट्री है, मतलब कैसा राज्य है। ये लैंडलॉक है, ठीक है, गोंडवाना का हिस्सा है। मगर पूरी पृथ्वी पर आपसे कोई पूछे, कोई विदेश में जब आप अमेरिका घूमने जाओ, कोई पूछे आपका मध्य प्रदेश कहाँ है, तो आप कैसे उसे बताओगे? उसे नहीं पता इंडिया, उसे नहीं पता भाई मध्य प्रदेश, उसे नहीं पता उत्तर प्रदेश के इधर है उधर है, उसको नहीं पता। उसे क्या पता है? उसे यह पता है कि पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह अगर हमें कोई भी देश या किसी भी राज्य की लोकेशन बताना है, तो हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर हम लोग मेजर करते हैं। ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी पर किसी भी राज्य की लोकेशन या किसी भी देश की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, तो अब हमें पता करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखना होगा हमें मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा चीजें समझना होंगी। देखिए इधर, अगर हम लोग मध्य प्रदेश को देखें, ध्यान से देखिएगा, आप मध्य प्रदेश को देखें, पहले आप दिशाओं का ध्यान रखिए। बोर्ड पर इस तरीके से हम लोग जब डायरेक्शन बनाते हैं तो इधर हमारा रहता है ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। आइए पहले मैं थोड़ा सा आपको और अक्षांश देशांतरों के बारे में समझाता हूं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को अगर हमें बीचों बीच से क्या करना, इक्वल 2 भागों में बांटना है। देखिए पृथ्वी जो है वो गोले की आकार की है। अगर आपसे पृथ्वी का आकार पूछा जाए किस आकार का है, तो आप क्या बताओगे? गोला? नहीं, तो हमारी पृथ्वी गोला नहीं है। पृथ्वी का एक अलग ही आकार है। उस आकार का नाम दिया गया है, इसे बोला गया है जियोड। क्या बोला गया है? जियोड। जियोड, याद रखिएगा। अब हमारी जो पृथ्वी है इसे जनरल भाषा में हम लोग गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध। क्या कहते हैं? गोलार्ध, हिंदी में गोलार्ध। देखिए अब ये जो गोलार्ध है ना, गोलार्ध को अगर हम लोग बीचों बीच पे से काटे, इमेजिनरी लाइन बनाए, तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में से कहते हैं इक्वेटर। और हमने कल्पना करी, इमेजिनरी करी कि बीचों बीच में से काटेंगे, इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, या इसे हम लोग 0 डिग्री लेटीट्यूड भी कहेंगे। लेटीट्यूड, लेटा हो रहता है, लेटीट्यूड। इसका एक और नाम है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा ये क्या होती है, आगे चल के हम बताएंगे विषुवत रेखा क्या होती है। अब देखिए
ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इसको हम लोगों ने बीचों बीच से काट दिया और इसे 0 डिग्री हमने क्या कहा, अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड कहा। ऐसा ही अगर हम लोग ऊपर से काटे इसको, ये लंदन के ग्रीनविच सिटी से हमने एक रेखा खींची 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, हमारा मध्य प्रदेश कहीं यहीं पर है, ये इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश यहां पर है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है। तो हमारा मध्य प्रदेश एक्चुअल में है कहां? हमारा मध्य प्रदेश जो है ना, अब ये देखो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से की बात करें, सिर्फ ये वाले हिस्से की बात करें, देखिए ये जो मैं बना रहा हूं, ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे, इसको ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को हमने उत्तर कहा, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे इस वाले पूरे हिस्से को? उत्तरी गोलार्ध। इस वाले पूरे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को हम लोग भाई इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे। अब ये वाली जो हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड करा, इसके इस साइड होगा आपका वेस्ट और इस साइड होगा ईस्ट। तो इधर वाला जो हिस्सा होगा, इधर वाला जो हिस्सा होगा, इसको देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये एक गोले का एक चौथाई हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है, हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। और समझिएगा, आपको और मजा आएगा। अब देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। और यहां पर एक बीचों बीच मध्य प्रदेश से एक लाइन खींची गई हमने। और ये जो लाइन थी ना, ये कितनी थी? 23.5 डिग्री। कितनी थी? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई, उस रेखा को हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है। 23.5 डिग्री पे क्यों है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23.5 पे इसलिए है क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना माय डियर फ्रेंड, अर्थ अगर ऐसी होती, ये उसका अक्ष है, एक्सेस है, पर हमारी अर्थ जो है ना, हमारे जो उसका ओरिजिनल एक्सेस है, उस एक्सेस पे ना होकर उसका जो अक्ष है ना, इस तरीके से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और हमारी जो अर्थ है ना, वो इस तरीके से है, ये अर्थ है, मतलब सीधी ना होकर ये झुकी हुई है। अर्थ का जो एक्सेस है वो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। इसी की वजह से मौसम की संबंध घटनाएं होती, मौसम जो चेंज होता है ना, मौसम क्लाइमेट जो होता है, वो 23.5 डिग्री के कारण ही होता है। और अब हमें पता है कि 0 डिग्री पर बीचों बीच में 0 डिग्री है, ऊपर जाके 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री में से अगर 23.5 डिग्री काटेंगे तो आएगा 66.5 डिग्री। तो यहां पर हमने एक 66.5 डिग्री पर एक और लाइन खींची। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भाई गोला है, स्फीयर है। तो जैसा ऊपर जाएंगे वैसे ही नीचे होता है। नीचे भी हमने 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची, और नीचे भी 66.5 पे हमने एक और रेखा खींची। नीचे वाली को बोला गया मकर रेखा। क्या बोला भाई? मकर रेखा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली 23.5 को कर्क रेखा बोला गया, नीचे वाली को मकर रेखा बोला गया। ऊपर वाली 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा बोला गया, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। नीचे वाले को अंटार्कटिक रेखा बोला गया, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। अब हमारे मध्य प्रदेश की लोकेशन पूछी जाती है माय डियर फ्रेंड। देखिए, अब 23.5 डिग्री यहां पर है, तो हमारा मध्य प्रदेश का यहां पर एक अंतिम जिला जो है, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है बुरहानपुर, और सबसे उत्तरी जिला जो है वो है मुरैना। ठीक है। अगर ऐसे में हम लोग देखें, इधर से सबसे जो पूर्वी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, सॉरी, वो है अलीराजपुर। और सबसे दक्षिणी जिला जो है और सबसे पूर्वी जिला है वो सिंगरौली। सिंगरौली यहां पर इस तरीके से सिंगरौली।
तो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो हमें कैसे पता चलेगी? हमें मध्य प्रदेश की लोकेशन बताना है भैया। यहां से नीचे से जब आओ तो यहाँ पे शुरुआत जो होगी कितने अक्षांश पर है या कितने लेटीट्यूड पर है, और जब खत्म होगा तो कितना लेटीट्यूड है, स्टार्ट होगा तो कितना लॉन्गिट्यूड है, और खत्म होगा तो कितना लॉन्गिट्यूड है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बताइए इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो पूछिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे बहुत अच्छे से मैं चीजें समझाई है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर मैं बताऊंगा। अब ये विषुवत रेखा आपके दिमाग में आएगा। विषुवत रेखा इसे क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों विषुवत रेखा का मतलब है सूरज की सीधी सीधी किरणें जो आती है ना, परपेंडिकुलर रेज आती हैं यहाँ पर, और ये वाला जो हिस्सा है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है, इस हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब हम लोग मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे तब और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी याद रखना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्री देखो नीचे पहनी जाती है, तो इससे याद रखना मकर रेखा नीचे है, 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझने आएगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करें बुरहानपुर, देखो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें समझने आएंगी कि हमारा जो बुरहानपुर है ना वो चालू हो जाता है 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट से, और खत्म होता है 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड। बताइए सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है बुरहानपुर और सबसे उत्तरी जिला है वो है मुरैना। अब ऐसे ही सिंगरौली और अलीराजपुर को हम लोग देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। चलिए ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें अलीराजपुर जो है जहां से चालू होता है वो है 74 डिग्री 9 मिनट, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट देशांतर। ठीक है, तो अलीराजपुर जो है सबसे पश्चिमी जिला है और सिंगरौली जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलो इसे एक साथ हम लोग देखते हैं, इसे एक साथ हम लोग देख लेते हैं तो चीजें समझने आएंगी। देखो नीचे है बुरहानपुर, मुरैना, तो कितना है याद रखना, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, और 74 डिग्री 9 से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक। बोले सर याद कैसे करेंगे, भूल जाएंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेना है आप लोगों को। आप तो बीचों बीच से जो रेखा जाती है ना उसको याद रखना बस, बीचों बीच से जो रेखा जाती है, मैंने टेढ़ी बन गई, इसको सीधी कर लेना आप लोग। ये जो बीचों बीच से रेखा जाती है 23.5 डिग्री। अब आपको याद रहेगा हमारे मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से निकलती है, तो 23.5 पे से थोड़ा सा कुछ कम करोगे तो नीचे आ जाएगा 21, और थोड़ा सा जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा 26। ये बीच वाला हिस्सा है, बीच। तो देखो 23.5 में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 26 आ रहा है, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है, 3 घटाएंगे तो 21 आ रहा है, 23.5 है तो 21.6 आ रहा है। तो ऐसे एवरेज आप निकाल सकते। और उसी तरीके से एक होता है हमारा मानक समय। मानक समय जो है वो है हमारा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है वो है मानक समय, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज, प्रयागराज के नैनीग्राम से पास होती है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, और मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से पास होती है 82.5। तो आखिरी जिला है 82.5, 82.5 से थोड़ा सा, 82.5 मतलब कितना होता है 82 डिग्री 30 मिनट, और यहां पर आखिरी जो जगह है वो 82 डिग्री 48 मिनट, तो 48 उधर ही आएगा 30 के। 82.5 का मतलब ये मत समझ लेना 50, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 82.5 का मतलब होता है 82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि जब 60 मिनट हो जाते हैं तो 1 डिग्री हो जाता है, 60 से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 82.5 से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, इधर का तो याद ही रहेगा 82 है, और इधर का आपको याद रखना है 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82.5,
और 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट। ये देखिए इस तरीके से लिखा है, आप याद कर लिएगा। चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग मध्य प्रदेश को यहां पर देखो, ये भी पूछा जाता है उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला कौन सा है हमारा, मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला जो है, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है, बुरहानपुर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर है। और सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है, सिंगरौली है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अलीराजपुर, सिंगरौली, मुरैना, बुरहानपुर। चलिए अब अगर हमारे मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई देखें तो इसको देखिएगा। अगर लंबाई की बात करें, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई अगर हमें मेजर करना है तो अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक करेंगे, और लंबाई करना है तो बुरहानपुर से लेकर हम मुरैना तक देखेंगे। जो चौड़ाई है वो है 605 किलोमीटर, लंबाई जो है वो है 605 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो है 870 किलोमीटर। तो कैसे याद करोगे, भूल सकते हैं तो गिनती लिखना है आपको, 5 6 7 8। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिए, 5 6 7 8 गिनती लिखना है, 5 6 7 8। अगर आपने बीच में 0 लगा दिया तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई, और आपने पीछे 0 लगा दिया तो ये हो जाएगी उसकी चौड़ाई, विड्थ। ठीक है, तो एक बार और हो जाए। कैसे याद करोगे, आपको गिनती लिखना है 5 6 7 8। बीच में 0 लगा दोगे तो क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, और पीछे 0 लगा दोगे तो इसकी हो जाएगी विड्थ, चौड़ाई। तो ऐसे याद रख लोगे आप लोग। तो उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 870 किलोमीटर। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई है, इसे आपको याद हो गई आई थिंक। चलिए ये देख लिए, मानक समय रेखा की बात करें, ये है वो 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो रेखा है, वो एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। चलो अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग समझते हैं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से जिले हैं पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना होगी। जैसे रामायण में दोहा होता है ना, इस तरीके से आपको एक दोहा याद करना है। क्या दोहा क्या कहता है, रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। मेरे साथ बोलिए, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। ठीक है, ये एक दो बार बोलोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो, रउआ में रा से बनेगा रतलाम, ऊ से उज्जैन, आ से आगरमालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 जिले आपको नजर आएंगे। एक तो आप इससे याद कर सकते हो, वापिस से मेरे साथ एक बार बोलिए, रउआ राशि भवरा सा, रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। रउआ में रा से बनेगा रतलाम, देखो सीक्वेंस याद होगा, रतलाम। ऊ से बनेगा उज्जैन, देखो उज्जैन आया। आ से बनेगा आगरमालवा, आगरमालवा आ गया। रा से बनेगा राजगढ़, राजगढ़ आ गया। सी से बनेगा सीहोर, देखो सीहोर आ गया। फिर भवरा में बा से बनेगा भोपाल, भोपाल आ गया। फिर बा से बनेगा विदिशा, विदिशा आ गया। फिर बनेगा रायसेन, फिर बनेगा आपका जबलपुर, जबलपुर आ गया। ठीक है, फिर आ गया दमोह, दम से दमोह, कटनी आ गया, उमरिया आ गया और शहडोल आ गया। इस प्रकार 14 जिले आपको याद हो जाएंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार मैप में देख लीजिए आप, जब मैप में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और कर्क रेखा जो है वो मालवा के पठार को बीचों बीच से काटती है, याद रखिएगा। मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में डिवीजन करती है, 2 भागों में बांटती है, आपको याद रखना है। और कर्क रेखा को 2 बार कट करने वाली एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी, जैसे आदिवासी गंगा कहा जाता है, माही नदी जो है धार से निकलती है मध्य प्रदेश के सरदारपुर से। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया भर के कितने देशों से गुजरती है, वो भी याद रखो आप लोग। तो ये 18 देशों से गुजरती है विश्व के, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी याद रखना। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार।
मी से बनेगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलो इसके बाद मध्य प्रदेश के हम लोग केंद्र बिंदु देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु देखेंगे। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदुओं को लेकर, हम लोगों को वो भी देखना है। मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदुओं को हमको देखना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि समय हो गया है। और कहते हैं ना अति सर्वत वर्जते, तो अति नहीं करना है, धीरे धीरे चीजों को समझना है। और आज हम लोगों ने कम समय में बहुत सारा कंटेंट देने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझने आई होंगी और आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पूरा हमारा जो टारगेट है ना वो है कि कंप्लीट मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपकी जो एग्जाम है उसका कंप्लीट सिलेबस समय पे करवाना, और इस तरीके से करवाना कि हर एक क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये डेमो क्लासेस चल रही है, पर अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हो, रेगुलर तैयारी करना चाहते हो, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, द सिविल पॉइंट। द सिविल पॉइंट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट नॉन टेक्निकल का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का। तो एमपीपीएससी एई का जो कंप्लीट सिलेबस है नॉन टेक्निकल में कराने वाला हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। डेमो लेक्चर है, जल्दी से अभी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, कुछ डिस्काउंट प्राइस में आपको अच्छा प्राइस में बढ़िया कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।